हेलो फ्रेंड्स, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि हमारी जो है अभ्यास सीरीज चल रही है। अभ्यास सीरीज में हम पीवाईक्यू के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। मेंस की जो पीवाईक्यू उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सीरीज हमारी अभी थोड़ी सी लेट हो रही है क्योंकि पीसीएस के कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके लिए मेंटरशिप का प्रोग्राम चलाते हैं, मतलब एक संस्थान से जुड़े हुए हैं, तो उनसे हमें उनका भी वर्क करना पड़ता है। तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिएगा। बाकी 2026 जो मेंस होगा यूपीएससी का, उससे पहले पहले हम 1000 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के माध्यम से आपका पूर्ण सिलेबस कवर करा देंगे। इस पर आप निश्चिंत रहिएगा। ठीक, तो बाकी मेंस पे चलते हैं। पीटी पे भी हमारा फोकस रहेगा, बस 2-4 दिन का थोड़ा सा हम लोगों को साथ सहयोग करिए आप लोग। फिर उसके बाद पीटी पे भी हम फोकस करेंगे। इस बार सीसैट और पीटी की क्लास नहीं आ पाई थी, मतलब पीवाईक्यू एक नज़र पे नहीं कर पाए, और सीसैट पे भी हम कॉम्प्रिहेंशन पर वीडियो ला रहे थे, वो भी हम नहीं ला पाए। तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिए और ये चलता रहेगा निरंतर। ठीक है, तो फिर चलते हैं। आज जो है डे 3 है। अभ्यास प्रश्न 18-17 प्रश्न अभी तक हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक, तो हमारी सर्वप्रथम रणनीति का हिस्सा सिलेबस होता है। तो जीएस का, जीएस 3rd में आओगे आप, जीएस 3 में, तो उसमें हम लोग समान अध्ययन प्रश्न पत्र ये है, आपको दिख ही रहा होगा। इसमें प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी आती है, आर्थिक विकास इकोनॉमी आता है, और जैव विविधता पर्यावरण अर्थात इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट आता है, इंटरनल सिक्योरिटी और आपदा प्रबंधन है। शुरू के ये 10 पॉइंट इकोनॉमी से संबंधित है, तो हम इसकी यहाँ पर चर्चा तो करने वाले नहीं है अभी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 15 नंबर टॉपिक है। आप सिलेबस खुद भी रखे हो तो 15 नंबर टॉपिक देखिए जाकर के, आपदा एवं आपदा प्रबंधन लिखा हुआ है। देखिए, पूर्ण सिलेबस डिस्क्राइब नहीं है यहाँ पर, केवल इतना ही पॉइंट लिख के छोड़ दिया गया है। तो इससे हमें ये लगता है कि हमारे जो पीवाईक्यू हैं वो हमें सहारा देंगे आगे की रणनीति तैयार करने में और क्वेश्चनों को तैयार करने में। ठीक, तो इस तरह से 11, 12, 13 जो है साइंस टेक से संबंधित है। ठीक है, और 14 नंबर एनवायरमेंट से संबंधित है, और 16, 17, 18, 19, 20 ये आपका किससे संबंधित है? इंटरनल सिक्योरिटी से। तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद मतलब यहीं तक रखते हैं क्या, मतलब क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन का डिस्कशन करने से पहले हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न को समझना है। तो पहले सर्वप्रथम आप सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न को अच्छे से समझिए। ठीक, कि भारतीय उपमहाद्वीप में भूकंपों की आवृत्ति, तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि भारतीय उपमहाद्वीप है क्या। ठीक, ये आपको जानकारी होनी चाहिए, मैं यहाँ पर बताने वाला नहीं हूँ। आप इसको जाके सर्च करिए, देखिए कि आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होती है। भूकंपों की आवृत्ति जो है फ्रिक्वेंसी, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रिक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक अपीयर टू हैव इंक्रीज्ड इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, मतलब भूकंप की आवृत्ति बढ़ती जा रही है। ये यूपीएससी ने आपसे बोला, आपको बताया है। ठीक, फिर उसके संदर्भ में यहां से प्रश्न स्टार्ट होता है। फिर भी इनके प्रभाव की न्यूनीकरण हेतु भारत की तैयारी, ठीक, में महत्वपूर्ण कमियां क्या। तो आपको पहले आपको पता होगा कि आपदा, जब हम आपदा पढ़ते हैं तो आपदा प्रबंधन जो होता है, यहाँ पर आपदा प्रबंधन जो है, आपदा प्रबंधन में हम क्या क्या करते हैं कि एक तो आपदा पूर्व, एक आपदा के दौरान कि आपदा घट गई, फिर उसके बाद हमारे फिर आपदा पश्चात। ठीक है, तो यूएन की एक रिपोर्ट आई थी कि हम आपदा के पश्चात जितना जो है खर्च करते हैं, आपदा कोई घटना हो गई उसके बाद जब हम उसके घटना को, जैसे घटना कोई हो गई तो उसके बाद अगर हम कोई कार्य करते हैं उसमें जो पैसा खर्च करते हैं, अगर वो हम आपदा पूर्व तैयारियों में खर्च कर दें तो कहीं हद तक हम इससे बच सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी कमियां हैं उसके बारे में बताना है और विभिन्न पहलुओं की चर्चा करके इस प्रश्न को समाप्त करना है। तो सिर्फ सर्वप्रथम जो है हम इसकी भूमिका बनाते हैं। कैसे, यहाँ पर कि भूमिका में क्या लिखेंगे, तो सर्वप्रथम भूमिका में क्या लिखना है कि आपको भूकंप की आवृत्ति जो भारतीय उपमहाद्वीप है वहां पर कैसे बढ़ रही है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में भूकंप की आवृत्ति बतानी है आपको। ठीक है, तो हमको आपको पता ही होगा, आप ज्योग्राफी में पढ़ते हुए, तो इसमें आप उसकी भी चर्चा कर सकते हो कि जो हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है, और आपकी कौन सी यूरेशियन प्लेट है। इन दो प्लेटों की चर्चा करते हुए प्रश्न को बताना है भूमिका में कि ये दोनों के बीच में हमारी भारतीय प्लेट है, इसलिए टकराहट से ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, आती रहती है। ठीक, फिर हम मुख्य भाग में आते हैं। तो मुख्य भाग में हमसे पूछ क्या रहा है, मुख्य भाग में हमसे पूछ रहा है भारत की तैयारी महत्वपूर्ण कमियां क्या हैं। तो पहले हम मेन बात, क्योंकि प्रभाव के न्यूनीकरण में, जोखिम के न्यूनीकरण के लिए अगर ऐसी घटना आ जाती है तो उसके न्यूनीकरण के लिए हम प्रयास क्या करेंगे, तो वो प्रयास में क्या कमियां है, जो प्रयास करते हैं उसमें कमियां कहाँ पर। तो पहले मेन फोकस हमारा यही है। ठीक, तो ये कमियां हमको बतानी है सिर्फ, तो हम सिर्फ कमियों पे जाएंगे। तो मुख्य भाग में आप कमियों पे जाइए, मुख्य भाग, इस पर हम न्यूनीकरण हेतु कमियां हेडिंग डाल देंगे। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, न्यूनीकरण कमियां डाल दे रहा हूं, आप समझिए न्यूनीकरण हेतु कमियां।
तो यहाँ पर हम कमियों में क्या डालेंगे कि इसको भी हम अलग अलग भागों में, आपको पता ही कि कोई भी प्रश्न लिखोगे तो उसमें आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक लेना होता है, लेकिन कहीं कहीं पर इन कुछ पॉइंटों में से कुछ छोड़ने भी पड़ते हैं। जैसे यहाँ पर सामाजिक तो ले सकते हो, लेकिन आर्थिक छोड़ दो, राजनीतिक छोड़ दो। राजनीतिक में हम प्रशासनिक को ले सकते हैं, आर्थिक में हम जो क्षति हुई है उसको ले सकते हैं, सांस्कृतिक को छोड़ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम राजनीति की जगह प्रशासनिक को ले लेंगे कि यहाँ पर संस्थागत प्रशासनिक कमियां कौन कौन सी हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे इसमें संरचनात्मक संस्थागत कमियां, आपको देख लेंगे इसको प्रशासनिक, या यहाँ पर क्या लिखेंगे, संस्थागत कमियां, या इसको हम प्रशासनिक कमियां भी डाल सकते हैं। ठीक है, कि इसमें जो है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो संस्थाएं हमारी वो अभी पूर्णतः क्या है, अपर्याप्त हैं। अभी उनके पास जो संस्थाएं हैं ये पूर्णतः अभी आपदाओं को कम करने के लिए पूर्णतः अभी ठीक से संरचित नहीं हुई है। ठीक है, फिर उसके साथ साथ जन जागरूकता, यह संरचनात्मक कमियां भी बता सकते हो। संरचनात्मक कमियां जैसे भवन निर्माण वगैरह होता है तो उसमें भूकंप रोधी या भवन निर्माण संहिता का जो है प्रयोग नहीं हो पाता है। ठीक, और इसके साथ साथ अनियोजित शहरीकरण, आप देख ही रहे हो कि आजकल क्या हो रहा है, शहर तो बनाए जा रहे हैं लेकिन कोई ढंग नहीं है कि भूकंप रोधी हमें बिल्डिंग बनानी है, भूकंप रोधी जो है पुल बनाने हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर कमियां, ठीक है, कमजोर है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है। कहीं पर पुल ढह रहा है तो कहीं पर पुल पे जो सड़कें बनाई जा रही हैं वो ठीक से नहीं बनाई जा रही हैं, या पर्वतों पर जो है सड़कें बनाई जा रही हैं तो वो पहली बात तो वहाँ बनानी नहीं चाहिए, वहाँ पर संरचनात्मक काम होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उसके बाद भी मतलब जोनिंग बता दी गई है कि इस जोन में भूकंप सबसे ज़्यादा प्रवण है, उसके बावजूद भी ये कमियां आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद तकनीकी समस्या भी बता सकते हो आप। तकनीकी खामियां क्या है कि जैसे प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का अभाव, कि भूकंप आ जाएगा तो हम पहले से हमें चेतावनी नहीं मिल पाती है, तो इसका अभाव है चेतावनी का, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का अभाव, ये पॉइंट डाल सकते हो आप। ठीक है, फिर इसके साथ साथ एक पॉइंट और डाल सकते हो इसमें कि भूकंप निगरानी नेटवर्क सीमित कवरेज है। भूकंप जो है निगरानी का जो नेटवर्क है वो क्या है, सीमित है, मतलब हम ठीक से नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और इसमें सामाजिक या जन जागरूकता भी एक डाल सकते हो कि ये समुदाय आधारित जो आपदा प्रबंधन होता है, तो समुदाय आधारित पर हेडिंग डाल सकते हो कि समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन में हम क्या कर सकते हैं, ये जन जागरूकता या नागरिक समाज की क्या भूमिका हो सकती है। तो यहाँ पर आप डाल सकते हो कि जैसे कि जो आपदा तत्परता और बचाव प्रशिक्षण का अभाव होता है, आपदा तत्परता और बचाव प्रशिक्षण का अभाव। ठीक है, तो इस तरह सेटिंग आप डाल सकते हो इसमें। फिर इसके साथ साथ स्कूलों और संस्थाओं में जो है मॉक ड्रिल करना होना, जैसे स्कूलों वगैरह में आप देखते हो कि कुछ बच्चों को विदेशों में मॉक ड्रिल भी कराई जाती है। जैसे अभी जो है ऑपरेशन सिंदूर चला था तो वहाँ पर भी हमारे जो पुलिस है, जो अर्धसैनिक बल है, उनको मॉक ड्रिल कराई जा रही थी। इसी तरह से स्कूलों में जो बच्चे होते हैं, एनसीसी वाले होते हैं, उनको ऐसी मॉक ड्रिल कराना चाहिए समय समय पर, तो इनकी घटनाओं को कहीं ना कहीं हम कम करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन ये कमियां हैं। ठीक है, फिर उसका एक छोटा सा निष्कर्ष दे देना है। निष्कर्ष ऐसा हो जैसे कि BIS का आप उदाहरण दे सकते हो कि जो भी बिल्डिंग बने उसमें BIS जो होता है, BIS मानक का, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक, इस मानक का प्रयोग किया जाए भवन निर्माण में। उसके साथ साथ UN की भी रिपोर्ट डाल सकते हैं कि UN ने जो बोला है कि भारत जो है आपदा पूर्व या आपदा पश्चात जो खर्च करता है, आपदा पश्चात जिस आपदा हो जाती है उसके बाद जो खर्च करता है, अगर उस खर्च को आपदा पूर्व में अगर करते तो ऐसी बहुत सी घटनाओं को रोका जा सकता है। तो इस तरह से आप इसको डाल करके लिख सकते हो। तो यहाँ तक जिसने भी देखा हो, अगर किसी को लग रहा है कि यहीं पर देख के जा सकते हैं तो ये फ्रेमिंग आप कर लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा हौच पौच हो जाता है क्योंकि एक ही पेज में बताना, अगर मैं दूसरे पेज में जाऊँगा तो फिर उसमें समझाने में फिर दिक्कत आएगी। हालांकि कर सकता हूँ, कल से कर लूँगा। तो ऐसा करके फिर छोटा सा मैप भी दे सकते हो, मैंने दिया यहाँ पर। तब सीधे हम प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने देख लिया है, जिनको लग रहा है कि आगे देखने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ से जा सकते हैं। जो एक्सपर्ट है पहले से लिख रहे हैं तो वो यहीं से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आगे देखने की। लेकिन जो बिगनर है वो हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक, बिगनरों को देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न लिखे हुआ है, तो आप प्रश्न को स्वयं से पढ़िए, क्योंकि बार बार पढ़ूंगा तो समझ जाएगा। तो मैंने देखिए शुरुआत कैसे करी कि भारतीय उपमहाद्वीप भूकंपी संवेदनशील की दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह क्षेत्र यूरेशियन प्लेट, ठीक, फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की परस्पर टकराहट से प्रभावित होता है। हाल के वर्षों में भूकंप की आवृत्ति, अब मैंने वही चीज डाल दी यहाँ पर, भूकंप की आवृत्ति बढ़ रही है ना, और तीव्रता में वृद्धि, भूकंप की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि ने जोखिम को बढ़ाया है। ठीक, हमने ये हेडिंग डाली। फिर इसके बाद मैंने तुरंत ये हेडिंग डाल दी, कौन सी, प्रश्न की, ये न्यूनीकरण है भारत के प्रयास। यहाँ पर भारत में भूकंप के प्रभाव के न्यूनीकरण है, तो कमियां कौन कौन सी, तो तकनीकी समस्या है, इसमें हमने ये डाली प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का अभाव,
भूकंप निगरानी नेटवर्क का सीमित कवरेज। ठीक, संरचनात्मक कमियों में क्या है, भवन निर्माण संहिता का पालन न होना, यहाँ पर न होना लिखा हुआ है, ये अलग अलग है थोड़ा सा। ठीक, अनियोजित शहरीकरण, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, आप देख ही रहे हो कि किसी भी तरीके से बनाया चला जा रहा है शहर तो शहर बना, अभी ये कारण अनियोजित शहरीकरण का एक पॉइंट उसमें भी डाल सकते हो। कल मैं बाढ़ वाला प्रश्न लाऊंगा, वर्षा बहुत ज्यादा हो रही है और मैंने प्रश्न लगाया है तो उसकी भी चर्चा में ये पॉइंट आप डाल सकते हो। तो यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। अगर आपने 2013 से मैं प्रश्न करा 2025 तक अगर प्रश्न करा दिया तो 2026 का प्रश्न केवल आप देख के चले जाओ, इन्हीं को पॉइंटों को घुमा फिरा के लिख दो, हो जाएगा प्रश्न। ठीक है, थोड़ा सा तो मान लो करंट अफेयर में आप तैयार करोगे ही करोगे, कोई रिपोर्ट आ गई कोई उसकी तो उसकी चर्चा तो आप अलग से कर सकते हो। बाकी यहाँ पर चीजें ये पॉइंटों को आप आराम से, अब ये पॉइंट कोई अलग होंगे क्या कि बताइए अनियोजित शहरीकरण, अनियोजित शहरीकरण से क्या हो रहा है कि मान लो कि कोई ये मान लो कि शहर का कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र में यहाँ पर पानी का भराव होता है। अब यहाँ पर पानी भर करके नीचे रिस कर जमीन या जमीन की भूमि के अंदर चला जाता है, लेकिन यहीं पर हमने क्या कर दिया, अनियोजित शहरीकरण में भवन निर्माण कर दिया, पुल बना दिए, सड़कें बना दी। अब क्या हुआ कि यहाँ पर पानी अब जमीन में नहीं जा रहा, तो ये बाढ़ का कारण बन रहा है। शहरी बाढ़ का एक कारण ये भी है, तो इसकी भी आप डाल सकते हो पॉइंट में। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट, भूकंपीय मानचित्रण जोनिंग के बावजूद, इसी में है पॉइंट, यहीं पर जो है इसी में पॉइंट है संरचनात्मक कमियों में कि भूकंपीय मानचित्रण जोनिंग, हमने बता दिया कि भाई ये पर्वतीय मान लो क्षेत्र है, ये पर्वतीय क्षेत्र है, तो हमने बता दिया कि इस जोन में आप निर्माण नहीं कर सकते, फिर भी हम सड़क निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे निर्माण पुल बना रहे हैं। ठीक है, के बावजूद उनका भवन निर्माण अनुप्रयोग, उदाहरण आप पर्वतीय निर्माण मैंने डाल दिया यहाँ पर। फिर संस्थागत या प्रशासनिक चुनौतियां क्या क्या है कि जैसे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जैसी संस्थाएं अभी भी अपर्याप्त हैं, मतलब उनकी उचित ट्रेनिंग वगैरह का जो भी चीजें हैं वो अभी कमियां हैं। ठीक है, स्थानीय निकायों का व पंचायत स्तर पर तैयारी की कमी, स्थानीय स्तर पर भी कमियां हैं। किसी को पता ही नहीं कि भूकंप, पता है कि भूकंप आता है, लेकिन भूकंप अब भाई अक्सर काफी टाइम पे आता है, 1.5-2 साल में एक बार आ गया, ये 5-6 साल में एक बार आया, तो कोई तैयार नहीं रहता। तो पहले से हमको अचानक आती घटना, इसकी पूर्व अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है, उसकी भी कमी है। तो हमने पहले तकनीकी में यहाँ पर डाल दिया, तकनीकी समस्याओं में कि प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का अभाव है, इसी कारण हमको पहले से तैयार रहना पड़ेगा। फिर सामाजिक, यहाँ पर हमने देख लिया। फिर इसके बाद हम सामाजिक या जन जागरूकता, इसमें समुदाय आधारित भी आपदा प्रबंधन डाल सकते हो, उसमें भी कमियां हैं, तो हेडिंग अपने हिसाब से। तो जन साधारण में आपदा तत्परता और बचाव प्रशिक्षण का अभाव है। ठीक, स्कूलों और संस्थाओं में नियमित मॉक ड्रिल का न होना। ठीक, फिर हमने छोटा सा मैप बना दिया यहाँ पर, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये नीले वाले जो क्षेत्र हैं वो हाई रिस्क में है। यहाँ पर आप पेन का यूज कर सकते हो। ठीक है, ब्लैक ऑन ब्लू। फिर आप जो है ये ब्लैक वाले ये क्षेत्र है, ये ब्लैक वाले ये बाहरी क्षेत्र जो ब्लैक का है, तो यहाँ पर हाई रिस्क है, और जो ब्लू कलर का यहाँ पर है, ये छोटे छोटे बने हुए, ये बना हुआ है, ये सब हाई रिस्क में आते हैं। तो इस तरह से आप डिनोट कर सकते हो वहां पे, तो इसका प्रभाव एग्जामिनर पढ़ता है, उसको समझने में दिक्कत नहीं आती। ठीक, फिर हमने यहीं से शुरुआत कर दी वही रिपोर्ट पे। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत आपदा पश्चात जितना खर्च करता है, अगर आपदा पूर्व जोखिम न्यूनीकरण अनुसंधान और रोकथाम पर खर्च करे तो परिणाम बेहतर होंगे। इसके साथ साथ BIS कोडिंग बिल्डिंग का निर्माण अनिवार्य करे तथा इन खतरों से निपटने के लिए 6 स्तंभों को अपनाया जाए। 6 स्तंभ, भूकंप में कुछ स्तंभ बताए गए हैं कि इन जैसे कि क्षमता निर्माण पर बल देना, BIS बिल्डिंगों को निर्माण करना। ठीक है, भवन निर्माण संहिता का जो है प्रयोग करना, या भवन निर्माण संहिता का ध्यान रखना, जब भी भवन निर्माण हो तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। कई बार ऐसा होता है कि आप 3 फ्लोर से ज़्यादा जो है बिल्डिंग नहीं बना सकते, फिर भी 6 फ्लोर की बिल्डिंग बनी है, तो उसको मना किया जाए, तोड़वा दिया जाए। प्रशासन अगर सख्त हो तो उसको जो है तोड़ करके वहाँ उतनी बिल्डिंग का खत्म कर दिया जाए। ठीक है, हो जाए तो आपदा के प्रभाव को कम किया जा सकता है। ऐसे सुझावात्मक निष्कर्ष आप डाल सकते हो। तो इस तरह से आपको प्रश्न लिखना है। ठीक है, फिर आपदा ये 2016 का हमने 15 तक चर्चा कर ली, 2016 का प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर ये डे 3 तक चर्चा कर ली, डे 19 का होगा कल का प्रश्न, इसको मैं पढ़ देता हूँ। कई वर्षों से उच्च तीव्रता की वर्षा के कारण शहरों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ रही है। शहरी बाढ़ से संबंधित प्रश्न है। मैंने बताया ना कि एक जो है आपका क्षेत्र है शहर, उसमें ये क्षेत्र मान लो कि ये पानी के जल भराव का क्षेत्र है, इससे रिस करके पानी या भूमि पुनर्भरण हो जाता है, रिस करके पानी नीचे चला जाता है। लेकिन क्या हो रहा है आजकल, यहाँ पर ही सड़क, घर आदि निर्माण करा दिए जाते हैं। ठीक है, तो शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के कारणों पर चर्चा करते हुए इस प्रकार की घटनाओं के दौरान जोखिम कम करने की तैयारियों क्रियाविधि पर प्रकाश डालिए। अब इसमें तुरंत आपको जो है बाढ़ की थोड़ी सी ये उच्च तीव्रता जो बाढ़ आ रही है उसके कारणों पर चर्चा करनी है। आप ला नीना को भी यहाँ डाल सकते हो। ठीक है, कि ला नीना भी बाढ़ का एक कारण बनती है और बार बार बाढ़ आती है। इसके कारण भी कि जैसे मैदानी क्षेत्रों में क्या हो रहा है कि मैदानी क्षेत्रों में पेड़ कट रहे हैं, तो जो वाष्पन होता है जल का, वो बादल का निर्माण हो नहीं पाता, क्योंकि जो वाष्पन होकर के जल ऊपर जाता है उसका संतृप्त नहीं हो पाता। जल संतृप्त नहीं हो पाता तो इसके कारण क्या होता है
कि वो जाकर के पहाड़ों से टकराते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, मैदानी भागों में वर्षा नहीं हो पाती, वो इकट्ठा जाकर के ये कहाँ होती वर्षा, पर्वतों पर। तो वहां पर एक तो ये कारण बन जाता है कि बादल फटने जैसी समस्याएं आती हैं, फिर उसके साथ साथ शहरों में भी बारिश होती है। तो ये कारण आप डाल सकते हो इसमें, ठीक है। तो ये एक चीज, तो पहली बात तो ये कि यहाँ पर बादल फटने की समस्या नहीं पूछी गई, तो वो मैं एक चर्चा करके बता रहा हूँ, यहाँ पर नहीं डाल सकते आप, ठीक है। लेकिन एक दो पॉइंट डालने को डाल सकते हो, लेकिन हर पूरे तरह से स्टार्ट करना। तो यहाँ पर शहरी क्षेत्रों में बाढ़ की बात करिए तो हमको यहीं तक सीमित रहना। आपने बरगलाने की कोशिश करी अगर इधर उधर, तो एग्जामिनर इसको नंबर कम दे देगा आपको। तो यहीं तक रखते दोस्तों, कल फिर चर्चा करेंगे डे 19 का, ठीक है। धन्यवाद।